शर्मीली, उफ कितनी ज़ोर से सुसु आई है। अगर ज़रा भी देर हुई तो यहीं निकल जाएगी। घर पहुंचने में तो अभी टाइम लगेगा। ऐसा करती हूँ, यहीं पार्क में बने इस पेड़ के पीछे ही बैठ जाती हूँ। गर्मी दोपहर का टाइम है, सभी अपने अपने घरों में अभी सो रहे होंगे। शर्मीली जल्दी से पेड़ के पीछे जाकर सुसु करने बैठ जाती है और कहती है, शर्मीली, सचमुच हल्का होने में जो सुख है वो दुनिया के सभी सुखों से परे है। इतना कहते ही शर्मीली की आँख खुल जाती है और वो देखती है कि उसका बिस्तर गीला हो चुका है। असल में वो एक सपना देख रही थी। वो उठती है तो देखती है कि बिस्तर पर ही उसकी सुसु निकल गई है। शर्मीली, हे राम, इसलिए बिस्तर पर सुसु करने में इतना मज़ा आ रहा था, लेकिन अब क्या करूं? अगर कहीं वो उठ गए तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ऐसा करती हूँ, चुपचाप सो जाती हूँ। गर्मी बहुत है, सुबह होने तक सूख जाएगा। ये सोचकर शर्मीली वहीं पर सो गई। सुबह रौनक की जब आँख खुलती है तब तक बिस्तर सूख गया था, लेकिन सुसु की बदबू अभी भी आ रही थी। रौनक, ये सुसु जैसी गंदी बदबू हमारे रूम में कैसे आ रही है? शर्मीली, नहीं मालूम जी, हो सकता है कि ये इस गबरू का काम हो। गबरू रौनक का पालतू कुत्ता है। रौनक उससे बहुत प्यार करता था, तो वहीं शर्मीली को वो फूटी आँख नहीं भाता था। वो अपना हर गुनाह गबरू के माथे मढ़ देती थी और आज भी उसने बिल्कुल वैसा ही किया। रौनक ने गबरू को गुस्से में बहुत डांटा। रौनक, गबरू आजकल बहुत ही शैतान हो गया है तू। पहले तो तू कभी ऐसा नहीं करता था। अरे, जब तुझे घुमाने के लिए बाहर ले जाता हूँ तो अपना ये सब काम वही निपटा लिया करना। रौनक गबरू को डांटकर नहाने चला जाता है, लेकिन गबरू बेचारे को ये समझ नहीं आता कि आखिर उसे ये किस बात की सज़ा मिल रही है। उधर शर्मीली खुद से कहती है, शर्मीली, बचपन से ही मुझे ये बीमारी है। नींद में सुसु पोटी कर देती हूँ। ना जाने कब मेरी ये गंदी आदत सुधरेगी। शर्मीली बचपन से ही ऐसा करती आई है। वो जब 6 साल की थी तब से ही वो नींद में सुसु पोटी करती आई है। फ्लैशबैक। शर्मीली बचपन में, ओहो, कितनी ज़ोर की सुसु आ रही है। आधी रात हो रही है, कौन बाहर जाएगा? नींद भी बहुत ज़ोरों की आ रही है। अब कौन इस प्यारी सी नींद को छोड़कर सुसु करने उठे? एक काम करती हूँ, इस बिस्तर पर ही सुसु कर देती हूँ। वैसे भी अभी मैं छोटी हूँ, ना तो माँ भी मुझे कुछ कहेंगी। ऐसा सोचकर शर्मीली वहीं पर सुसु कर देती है और इसी तरह से उसकी आदत बन गई। उसकी माँ अक्सर उसे इस आदत के लिए डांटती थी, तो तू छोटी है, मैं तुझे पहना दूंगी, लेकिन जब तू बड़ी हो जाएगी तब क्या करेगी? शर्मीली, माँ, तब भी मैं डायपर ही पहन लूँगी। लगभग 7 साल की उम्र तक शर्मीली ने डायपर पहना। उसके बाद भले ही उसकी माँ ने उसे डायपर पहनाना बंद कर दिया, लेकिन उसके बिस्तर पर सुसु पोटी करने की आदत बड़े होने तक नहीं गई। जहाँ तक कि शादी के बाद भी वह सुसु और पोटी अपने बिस्तर पर ही कर देती है। दरअसल वो आदत से मजबूर है। शर्मीली, अभी तो 2 महीने ही हुए हैं शादी को। मुझे जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो मेरे पति को मेरी इस आदत के बारे में पता चल जाएगा। एक दिन शर्मीली दिन में खाना खाकर सो गई और उसे बहुत तेज़ पोटी आई। उसे फिर से सपने में लगा कि वो टॉयलेट में है और वो फिर से बिस्तर पर ही पोटी कर देती है। तभी उसकी नींद खुलती है। शर्मीली, ओहो, जिस बात का डर था फिर से वही हुआ। तभी उसकी सास शांति कमरे में आती है। शांति, बहू, ये कैसी गंदी बदबू आ रही है? ये बिस्तर पर क्या लगा हुआ है? हे भगवान, बिस्तर पर पोटी, छी! शर्मीली, माँ जी, वो गबरू यहाँ आया था ना, ये पक्का उसी का काम होगा। शांति, बिल्कुल सही कहा तूने। मैं तो रौनक को समझाते समझाते थक गई थी कि इसको घर पर मत ला, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। अब भुगतो। शर्मीली, आप परेशान मत होइए माँ जी,
मैं इसे साफ कर दूंगी। शर्मीली ने फिर से सारा इल्ज़ाम गबरू के सिर पर डाल दिया। फिर गबरू जैसे ही उसके कमरे में आया वो डंडा लेकर उसको मारने लगी। बेचारा गबरू दुम उठाकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ, लेकिन वो समझ ही नहीं पाया कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उधर शर्मीली ने चादर धोकर सुखाने डाल दी और नई चादर अपने बेड पर बिछा दी, लेकिन उसे अभी भी इस समस्या का हल नहीं मिल रहा था। तभी उसे अपने बचपन की वो बात याद आती है, फ्लैशबैक। शर्मीली बचपन में, माँ मैं बड़े होकर भी डायपर ही पहनूंगी। शर्मीली, अरे ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया। अभी बाज़ार जाकर अपने लिए डायपर खरीद कर लाती हूँ। आज रात तो मैं पक्का डायपर पहनकर सोऊंगी। शर्मीली बाज़ार से डायपर खरीद कर ले आई और रात को उसे पहनकर निश्चिंत होकर सो गई। अगले दिन सुबह जब रौनक ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा तो उसने अपने कपड़े लेने के लिए अलमारी खोली। तभी वहाँ पर रखा डायपर का पैक उसने देख लिया। वो शर्मीली से पूछता है, रौनक डायपर? अरे शर्मीली, ये अडल्ट डायपर किसका है? शर्मीली जी, ये आपके गबरू के लिए हैं। आजकल घर में हर जगह गंदगी फैलाई रखता है, जहाँ मर्जी सुसु पोटी कर देता है। वो अपने पति से ये सब बातें कर ही रही थी कि तभी उसकी सास शांति वहाँ पर आ जाती है। शांति, हाँ बिल्कुल सही कह रही है बहू। अरे कल तो उसने तुम्हारे बिस्तर पर ही पोटी कर दी थी। रौनक, गबरू क्या ये बात सच है? शर्मीली, आप इससे क्या पूछ रहे हो जी? ये कौन सा आपसे कुछ बोलकर आपको सारी बात बताएगा? रौनक, भले ही ये कुछ बोल ना पाए पर झूठ भी तो नहीं बोलेगा, इंसान थोड़ी ना है ये। शर्मीली हर रोज़ डायपर पहनकर सोती और अगले दिन सुबह जाकर उसे घर के पीछे नाली में फेंक देती। लेकिन एक रोज़ जब वो डायपर फेंकने गई तो एकदम से आंधी चलने लगी और वह डायपर उड़ते हुए एक पड़ोसन के ऊपर जा गिरा। डायपर में पोटी लगी हुई थी। पोटी वाला डायपर देख तो उस पड़ोसन का दिमाग ही खराब हो गया। उस पड़ोसन का नाम ओमवती था। उसकी शर्मीली की सास से बिल्कुल भी नहीं बनती थी और वह डायपर देख चिल्लाते हुए कहती है, ओमवती, इस शांति को तो मैं बताती हूँ, गंदा डायपर मेरे ऊपर फेंकती है, शर्म नहीं आती। ओमवती शांति से लड़ने के लिए उसके घर पहुँच जाती है। ओमवती, शांति, अरे ओ शांति, शांति क्या हुआ ओमवती, क्यों चिल्ला रही है? ओमवती, तुझे क्या लगा कि तू मेरे ऊपर पोटी से भरा डायपर फेंकेगी और मैं देखती रहूँगी? शांति, अरे हम तेरे ऊपर डायपर क्यों फेंकेंगे? ये ज़रूर हमारे गबरू कुत्ते का काम है। शर्मीली, हाँ हाँ, ये पक्का कुत्ते का काम है। ओमवती, मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है क्या तुम दोनों ने? भला कोई कुत्ता किसी के ऊपर डायपर कैसे फेंक सकता है? मैं अभी पुलिस स्टेशन में तुम लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा कर आती हूँ। इतना कहकर ओमवती वहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन चली जाती है। कुछ देर बाद पुलिस उनके घर पहुँच जाती है। रौनक भी ऑफिस से घर पहुँच जाता है। पुलिस ने रौनक को खूब उल्टी सीधी बातें सुनाई। उधर शर्मीली ने अपना सारा दोष गबरू के ऊपर डाल दिया। ये सब सुनकर रौनक गुस्से में आ जाता है। रौनक, गबरू, मैं तो तुझे बहुत सीधा समझता था, लेकिन ऐसी हरकतें करके तूने मोहल्ले में मेरी नाक कटवा कर रख दी। मैंने तो तुझे बहुत प्यार किया था, लेकिन तूने ये सिला दिया मेरे प्यार का। अब मैं तुझे इस घर में एक पल भी और रहने नहीं दूंगा। चल निकल मेरे घर से। रौनक ने गबरू को अपने घर से निकाल दिया और बेचारा गबरू रोते हुए चुपचाप वहाँ से चला गया। हालांकि वो ज़्यादा दूर नहीं गया। शर्मीली, अरे रुको रुको, इन्हें क्यों फेंक रहे हो? इन्हें रहने दो, मेरा मतलब है किसी के काम आ जाएंगे। रौनक, नहीं, आज इस डायपर की वजह से मेरे घर पर पुलिस आई है। मैं इसे अपने घर पर और नहीं रख सकता। रौनक ने वो सारे डायपर उठाकर फेंक दिए। उस रात शर्मीली टेंशन के मारे बिल्कुल भी नहीं
सो पाई और वह रात भर जागती रही। ऐसे ही 2-3 दिन तो शर्मीली सोई नहीं, लेकिन फिर एक रात उसकी आंख लग गई और आंख लगते ही जिस बात का डर था वही हुआ। उसने बिस्तर पर सुसु और पोटी एक साथ कर दी। अगले दिन जब रौनक उठा, उसके बाद उसने जो देखा वह देखकर हैरान रह गया। रौनक, ये क्या, अब तो गबरू भी यहाँ नहीं है, तो फिर ये सब किसने किया? शर्मीली अब और झूठ न बोल सकी और रोते हुए उसने सारा सच रौनक के सामने बोल दिया। शर्मीली, मुझे माफ़ कर दीजिए जी, मुझसे गलती हो गई। मुझे बचपन से ही ये रोग है। रौनक, इसका मतलब ये सब तुम कर रही थी और डायपर भी इसलिए ख़रीदा था और सारा का सारा इल्ज़ाम मेरे गबरू पर डाल देती थी। शर्मीली, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। रौनक, अभी तो मैं अपने गबरू को ढूंढने जा रहा हूँ, तुमसे तो मैं आकर निपटता हूँ। रौनक पागलों की तरह गबरू को सड़क पर चलते हुए ढूंढ रहा था कि तभी पीछे से एक तेज रफ्तार कार आई। वो रौनक को टक्कर मारने ही वाली थी, तभी गबरू ने रौनक को जोर से धक्का दे दिया। रौनक दूर जा गिरा। रौनक को बचाते हुए गबरू को हल्की चोटें आ गई। रौनक, गबरू, मेरा गबरू, तुझे तो चोट आई है, मैं अभी तुझे हॉस्पिटल ले चलता हूँ। रौनक गबरू की मरहम पट्टी करवाकर उसे घर ले आता है। रौनक, देखो शर्मीली, आज तुम्हारे झूठ की वजह से मेरे गबरू को चोट आ गई। आज मेरी जान बचाकर उसने अपनी जान की बाजी लगा दी। शर्मीली, मुझसे गलती हो गई जी, अगर मैं अपनी बीमारी आपसे नहीं छुपाती तो आज ये सब नहीं होता। रौनक, कोई बात नहीं शर्मीली, हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे और तुम्हारा अच्छे से इलाज करवाएंगे। शांति, हाँ बहू, तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, ये बहुत बड़ी बात है। रौनक और शांति शर्मीली को अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाकर उसका इलाज करवाते हैं। कुछ ही महीनों में शर्मीली को इस बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। अब वो बहुत खुश थी। अब वो गबरू को भी बहुत प्यार करती थी। इसके बाद वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगी।